हेलो एंड वेलकम टू गजाली ऑन प्रूडेंट मीडिया। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। उनका परिचय तो मैं जल्दी कराऊंगा, लेकिन उनके बारे में मैं इतना कहूंगा कि वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, या ये भी कह सकते हैं कि पर्सनालिटीज़ है। उनका नाम ही नहीं, उनकी आवाज़ ही सिर्फ काफ़ी है। रिश्ते में हम सबके बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। यानी जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करती। मैं समझ सकता हूँ कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो आप सोच रहे हैं ये वो नहीं है, ये कोई और ही है। मैं छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, आओ। मैं अभी भी जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप सोच रहे हैं ये वो नहीं है। जय हो राधे श्याम की कसम भगवान की। आप सोच रहे होंगे ये ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश तो कब के गुजर गए, वो तो बढ़िया एक्टर थे, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है, ये कोई और ही है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनती है उसी को विश्वनाथ कहते हैं। चलिए, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप सोच रहे होंगे कि कौन है हमारे साथ स्टूडियो में। मैं आपका परिचय करवा देता हूँ सुदेश भोसले जी से। उनकी आवाज़ आप सुन रहे थे। नमस्कार सुदेश जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपकी मिमिक्री की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले गोवा की बात करते हैं। आपका गोवा से बहुत पुराना और बहुत करीबी संबंध है। जी, मेरे माता पिता गोवा से हैं, मैं गोवा से हूँ। मेरी माँ सुमन भोसले शिरोडा की हैं। मेरी नानी बहुत प्रसिद्ध गायिका थी, आगरा घराने की, दुर्गाबाई शिरोडकर। और मेरे पिताजी एनआर भोसले जो आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, वो भी शिरोडा से हैं। तो मेरा भी रिश्ता यहाँ से है, मैं भी गोवा का हूँ। बचपन से यहाँ आया जाया करता हूँ, और शिरोडा में घर भी है हमारा। जी हाँ। तो महीने में एक आध बार चक्कर तो लगती है। अच्छा, तो बहुत पुराना रिश्ता है गोवा से। तो ये कह सकते हैं कि आप तो पूरे गोयकार ही है। बिल्कुल, मैं गोयकार हूँ। अच्छा, तो चलिए गोवा की बात करते हैं और आपके जो टैलेंट है उसके बारे में भी बात करते हैं। आशा भोसले जी ने आपको पहले एक टैलेंट में स्पॉट किया था, तो उसके बारे में बताइए। जी, मैं 1982 से पूना का एक बहुत ही मशहूर ऑर्केस्ट्रा है, मेलोडी मेकर्स, उसमें मैं एज अ सिंगर, एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट काम किया करता था। तो 82 से मैं स्टेज शोज़ करता था। किशोर दा के साथ मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं। तो एक शो में मुझे आशा जी ने देखा और वो बहुत इम्प्रेस्ड हुई मेरे इस टैलेंट से कि मैं अलग अलग आवाज़ें बनाता हूँ। स्पेशली एस.डी. बर्मन की आवाज़ और अमिताभ बच्चन की आवाज़ बहुत खुश हुई। और एस.डी. बर्मन की आवाज़ जब उन्होंने सुनी तो उस आवाज़ को वो रिकॉर्ड कर गई और उन्होंने वो आवाज़ आर.डी. बर्मन साहब को सुनाई। तो वो बहुत खुश हुए। और 86 में आर.डी. बर्मन आशा भोसले एक शो था, वहाँ मुझे पहली बार वो लोग ले गए। और वहाँ जब मुझे आर.डी. बर्मन ने सुना, मैंने एस.डी. बर्मन की आवाज़ में एक गाना गाया, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। ये गाना जब सुना तो वो बहुत इमोशनल हो गए आर.डी. बर्मन। और वहीं पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जब मैं बॉम्बे आऊँगा तो सबसे पहला गाना सुदेश का रिकॉर्ड करूँगा। तो इस तरह 86 में उन्होंने फिल्म ज़लज़ला में मुझे पहला ब्रेक दिया। तो आशा जी की वजह से ही मुझे ये ब्रेक मिला। तो 86 मतलब करीब आपको अभी 25-30 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में। आपने क्या बदलाव देखे हैं इतने सालों में इंडस्ट्री में? बदलाव तो ये देखा, संगीत में काफ़ी बदला है। अब पहले मेलोडी थी गानों में, लिरिक्स अच्छे थे। अब थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया है और लिरिक्स का जो दर्जा है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। मुन्नी मुन्नी ज़्यादा चलने लगा है। मुन्नी, कमीना, इश्क वगैरह, मिर्ची वगैरह सब आ गई। तो बस बाकी तो यंग जनरेशन को जो अच्छा लगता वो है। म्यूज़िक तो कभी ख़राब नहीं होता, लेकिन थोड़ा फास्ट हो गया है। म्यूज़िक फास्ट हो गया, आवाज़ थोड़ी सी दब गई म्यूज़िक के नीचे। उसके बावजूद काफ़ी सारा नया टैलेंट देखा है हमने ना, टेलीविज़न की वजह से नया टैलेंट आया है। बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है आजकल के बच्चे, और बहुत होशियार हैं।
और कुछ छोटे बच्चे तो आपने देखा होगा रियलिटी शोज में इतना ऐसा गा जाते हैं जैसे बहुत बड़े खां साहब, जी हाँ। पैदाइशी खां साहब हो। जी हाँ। तो पता नहीं कहाँ से सीख के आ जाते हैं। तो अगर कहा जाए तो फिर टैलेंट बहुत हमारे इंडिया में और गोवा में भी बहुत भरा हुआ है। आपके अपने टैलेंट और सिंगिंग की बात करते हैं, आपको गाने का शौक क्या फैमिली में है इसलिए आया या जी, कब से है? क्योंकि मैं माता जी गाती थी, सुमन जी। भोसले गायिका थी, नानी दुर्गाबाई शिरोडकर जैसे मैंने कहा, उनकी वजह से म्यूज़िक खून में है। लेकिन मैं बचपन से ही किशोर कुमार का फ़ैन रहा। अच्छा। तो मैं हिंदी फिल्मों की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहा और वो मैं धीरे धीरे बचपन से ही, जैसे मैंने कहा, मुझे आवाज़ें बदलने का भी शौक़ था। तो मैं के.एल. सहगल साहब, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश जी, हेमंत कुमार, इनकी आवाज़ों में मैं बचपन से ही गाता रहा। तो आपके घर में संगीत का कैसा माहौल था? ज़्यादातर क्लासिकल म्यूज़िक होता था मेरे या घर फिल्मी में, गाने हाँ भी जी, चलते हाँ जी, थे? बिल्कुल फिल्मी गाने बिल्कुल बैंड थे हमारे घर में। प्योर क्लासिकल म्यूज़िक का ही माहौल था। सिर्फ पिताजी घर के बाहर होते तो हिंदी गाने लगते थे, वरना बिल्कुल हिंदी गाने या फिल्मी गाने सुनना मना था। जी हाँ। लेकिन धीरे धीरे जब उनको पता चला कि मैं गाने लगा हूँ, लोग जब बाहर से तारीफ़ करने लगे, जी हाँ। तब धीरे धीरे मम्मी डैडी को भी अच्छा लगने लगा हो। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको कब एहसास हुआ कि आप में कुछ टैलेंट है या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो बाकी सब लोग नहीं कर सकते हैं? गाने का तो शौक़ था ही, और अलग अलग सिंगर्स की आवाज़ों में गाने का शौक़ था मुझे, और मैं गा सकता हूँ ये मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया, मेरे दोस्तों ने बताया स्कूल कॉलेज में। जी हाँ। और एक दिन अचानक एक अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी और किसी को देखकर मैंने बोला, हे जोराजान दरवाज़ा खोल दे। तो मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा ये आवाज़ जो है वो बहुत अमिताभ बच्चन जैसी है। अच्छा, मुकद्दर का सिकंदर। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म की। तब एक मेरा दोस्त मेरे पास टेप रिकॉर्डर लेके आया और फिर हमने ऐसी कुछ बातें की। वो देवानंद की आवाज़ में मुझे सवाल करता कि और क्या हाल है आजकल, क्या चल रहा है आपका रेखा वगैरह के साथ? तुम नहीं भैया, ये सब मीडिया वाले पता नहीं क्या क्या फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमने ऐसे ही कुछ रिकॉर्डिंग की तो पता चला कि वाकई बिल्कुल बहुत नज़दीक है ये। तो फिर मैंने उनकी उस वक्त की जो फिल्में थी, दीवार, जंजीर, अंधा कानून, लावारिस, अमर अकबर एंथनी, इसके सीडीज़ कैसेट्स लाके उन डायलॉग्स को याद किया। अच्छा। और जब जब भी मौका मिलता मुझे तो मैं उसको एक एक सीन, एक एक लाइन लोगों के सामने करता। और मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला, तब मुझे यकीन आया कि यस, मैं अमिताभ बच्चन की नकल कर सकता हूँ। और भी एक्टर्स जैसे संजीव कुमार है, ओम प्रकाश जी है, राजकुमार है, मिठुन चक्रवर्ती, दारा सिंह, विनोद खन्ना, सुनील दत्त, काफ़ी आवाज़ें मैं करने लगा उस वक्त और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। और स्पेशली अमिताभ बच्चन की नकल उस वक्त कोई नहीं करता था जब मैंने शुरू किया 80 में। अच्छा। तो लोग ज़्यादा इम्प्रेस होते थे कि अमिताभ बच्चन की कैसे कोई नकल कर सकता। और उस वक्त अमिताभ बच्चन के गाए हुए गाने जो रंग बरसे जी, मेरे अंगने में, ये गाने भी मशहूर थे, तो वो भी मैं स्टेज पर गाने लगा। तो धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अच्छा, आप देख रहे हैं गज़ाली प्रोग्राम प्रूडेंट मीडिया पे, और आज हमारे साथ है सुदेश भोसले जी, जाने माने गायक और मिमिक्री आर्टिस्ट भी। जब आपने मिमिक्री करना शुरू किया तो ये एकदम नया फील्ड था, मतलब ऐसा नहीं था कि आपके पहले बहुत सारे लोग थे। जहाँ तक गाने का सवाल है तो बहुत सारे नाम थे, लेकिन जहाँ तक आवाज़ें निकालना है, मिमिक्री करना, एक आप थे और एक जॉनी लीवर साहब थे। तो जब आप इस फील्ड में आए तो आपको कुछ लगा कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा, कि आप जिस मजाक मस्ती के लिए करते थे, अपने एंटरटेनमेंट के लिए? एज अ हॉबी, जैसे आपने कहा कि मजाक के तौर पे शुरू किया था, लेकिन मैं कहता हूँ कि उस वक्त रिस्पांस इतना अच्छा मिलने लगा, काम इतना मिलने लगा मुझे, तो ये कोई मतलब सोच ही नहीं सकता था कि मतलब मैं पीछे हटूँ जी, बल्कि मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलने लगी। और इससे पहले मैं बता दूं कि मैं पिताजी के साथ स्टूडियोज़ में पेंटिंग करता था। अच्छा। 1974 से, मतलब मेरी उम्र थी 14 साल उस वक्त, वहाँ से 82 तक मैं रेगुलर पेंटिंग करता था। मेरे पिताजी ने पहले मुग़ल आज़म, झनक झनक पायल बाजे, दोस्ती, जो पोस्टर्स लगते थे वो बनाए थे। ओहो, तो आप भी उन्हीं पोस्टर्स की पेंटिंग करते? मैं पेंटिंग करता था। मैंने जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नरक, श्रीमान श्रीमती,
इसके मैं पोस्टर्स में बनाता था। मेरे हाथ के मुंबई में काफ़ी पोस्टर्स लगे हुए हैं। अच्छा, क्या बात है। ये शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा ये। जी, कई लोगों को पता नहीं कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग भी करता क्या हूँ। बात है। तो 82 में जब मेलोडी मेकर्स ज्वाइन किया तो लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मिला। मेलोडी मेकर्स में हम लोग उस वक्त महीने में 35 से 40 शोज़ करते थे। ऑल ओवर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, साउथ टूर्स करते थे। जी हाँ। जैसे हमारे लंबी लंबी मतलब ये टूर्स चलते थे। जी हाँ। तो वो रिस्पांस इतना अच्छा था कि धीरे धीरे मतलब माइक नज़दीक आया और ब्रश थोड़ा सा दूर हो दूर हो गया। तो अभी कभी कभी आप मिस करते हैं ब्रश को या? मिस करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी बेटी अब जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में है शुरू अच्छा। से, तो वो ये आगे बढ़ा रही है। आगे बढ़ा रही है। बहुत अच्छी बात तो है। वो कभी कभी मेरे सामने ईजल और पेपर और पेंट्स ला के रखती, तो अभी भी बनाता हूँ पेंटिंग। और मेरा बेटा जो है सिद्धांत, वो सिंगिंग में है। हाँ जी, वो बड़े गुलाम मुस्तफ़ा साहब के पास सीख रहा है। अच्छा, वो आपके साथ भी शोज़ वगैरह करते हैं? शोज़ मेरे साथ भी करता है। और अभी 23 अप्रैल को शिरोडा में कामाक्षी मंदिर के आवार में हम लोगों का एक शो है, जहाँ मेरा बेटा सिद्धांत भी मेरे साथ परफॉर्म करेगा। वो बहुत अच्छा गिटारिस्ट भी है, ड्रमर भी है और सिंगर भी है। क्या बात है, मुझे देखने का मौका मिलेगा। जी। आप वैसे गोवा में तो काफ़ी शोज़ करते रहते हैं, जी, क्योंकि आपका घर ही है और आप जी। काफ़ी बार यहाँ आते। आपने किशोर कुमार जी का जिक्र किया, तो उसके बारे में पूछना चाहूँगा। जब आप सबसे पहले अपने आइडल से मिले जी, तो कैसा लगा आपको और क्या फीलिंग थी? याद है आपको अभी? याद तो बिल्कुल है। और पहला टूर था यूएसए टूर में ही मुझे ले गया गया और पता चला कि किशोर कुमार के साथ मैं शो कर रहा हूँ। बाप रे यार। तो बहुत खुश था मैं। उनसे मिला तो यकीन नहीं हो रहा था कि अपने भगवान को मिल रहा हूँ। और एक किस्सा ऐसा भी हुआ कि मेलोडी मेकर्स के जब 25 साल हुए तो हमने किशोर दा से रिक्वेस्ट की थी कि हमने मेलोडी मेकर्स ने एक एल्बम बनाया था, सपनों की मंजिल। उसमें किशोर दा को रिक्वेस्ट की थी कि वो 1-2 गाने गाएं। तो किशोर दा ने कहा कि मैं गाऊंगा, लेकिन वो गाने पहले मुझे गाकर देना कैसेट में, फिर मैं उसको याद करके फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो वो 2 गाने मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड करके उनको दिए डेमो जैसे। जब उन्होंने सुने तो उन्होंने कहा कि अरे ये गाना मैंने कब गाया। अरे क्या बात है। हाँ। तो उन्होंने फिर 7-8 बार सुन लिया उसको। ये किशोर दा ने मुझे खुद बताया। बोले जब 7-8 बार सुना तब मैंने सोचा यार ये मैं नहीं हूँ, सुदेश हो सकता है। फिर उन्होंने लीना जी को सुनाया। बोले सुन ये गाना कैसे है? बोले दादा बहुत अच्छा गाया आपने। बोले अरे पागल ये मैं नहीं, सुदेश है। फिर उन्होंने अमित कुमार को सुनाया। बोले गाना कैसे सुन? बोले बाबा आप तो अच्छा ही गाते हो, आज मुझे क्यों पूछ रहे? अरे नहीं नहीं सुन तो कैसा है? अरे बहुत अच्छा गाया आपने। बोले अरे पागल ये मैं नहीं, सुदेश है। तो ये मेरी पहली मुलाकात थी। और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई हो नहीं सकता था। और खुद साक्षात किशोर दा से कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे। क्या बात है। और दूसरा जिसकी वजह से आप काफ़ी माने जाते हैं अभी, वो है दूसरे अमिताभ बच्चन जी। तो उनसे कैसे मुलाकात हुई और उनके लिए आपने गाना कैसे शुरू किया? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से मैं काफ़ी दिन मिलता रहा। मुझे कुछ प्लेबैक सिंगिंग मिले, इसलिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर से मिलता रहा। तो एक दिन अचानक मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ से